नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है और पार्टियां चारों सीट जीतने के लिए तमाम तरह की कोशिश कर रही हैं। बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज ने खुद मोर्चा संभाल रखा है और जन दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से जनता से संवाद किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और प्रभारी मंत्रियों के साथ कार्यकर्ता भी चुनावी मैदान में लगे हुए हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी कमलनाथ ने मोर्चा संभाल रखा है। कमलनाथ आदिवासी वोटों के साथ उपचुनाव की चारों सीट पर वोटर्स को साधने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि कांग्रेस उपचुनाव में 4 सीटों के लिए वचन पत्र जारी करेगी, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दों को तवज्जो दी जाएगी। सिंधिया के साथ विधायकों के बीजेपी में जाने के बाद 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के लिए भी कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो वचन पत्र जारी किया था। 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कोरोना से मरने वाले के घर में एक व्यक्ति को नौकरी और कोरोना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का भी वादा किया था। उपचुनाव में मैनिफेस्टो को लेकर अभी बीजेपी की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस वचन पत्र लाती है तो वचन पत्र के वादों को कैसे वो पूरा करेगी, और दूसरी तरफ कांग्रेस के वचन पत्र को लेकर बीजेपी के पास क्या प्लान है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जिसमें आगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले वचन पत्र को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, वो आप सुन लीजिए। जारी नहीं करती, वचन पत्र देती, वचन देती है। और आज जो मुद्दे हैं मध्य प्रदेश में, जिस तरह से कोरोना काल में लाखों लोगों की जान गई, लोगों को इंजेक्शंस मिले नहीं, बेड ऑक्सीजन बेड मिले नहीं, बाद में ऑक्सीजन न होने की वजह से लोगों की जान गई, और ब्लैक फंगस आया उसके बाद, उसके इंजेक्शंस मिले नहीं। लोग बेरोजगार हो गए लॉकडाउन में, उनको आज तक काम धंधे मिले नहीं। 35 लाख लोग बेरोजगार है मध्य प्रदेश के अंदर। महंगाई 7वें आसान पे है, 100 रुपये डीजल हो गया और 113 रुपये मध्य प्रदेश में पेट्रोल है, और रसोई गैस 1000 टच कर रही है। खाने का तेल, खाद मिल नहीं रहे हैं। किसानों की जो ऋण माफी 27 लाख हुई थी, उसके बाद आगे बढ़ी नहीं। तो कुल मिला के आज जनता पूरे मध्य प्रदेश के अंदर त्रस्त है। तो ये तो मामले हैं, लेकिन इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज हर कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मुद्दे हैं, इनको भी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के फीडबैक पे उनको भी लिया जाएगा, और लोकल समस्याओं उठाने के लिए भी वचन पत्र में वो मुद्दे रहेंगे, जिसको कि कांग्रेस उन वचनों को। तो आइए आप सुनते हैं कांग्रेस के वचन पत्र जारी करने को लेकर बीजेपी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है वही उसका मैनिफेस्टो है। भारतीय जनता पार्टी का साफ नारा है, गांव, गरीब और किसान का विकास, जो पिछड़ गए हैं उनके जीवन स्तर में सुधार, और जनजाति भाइयों बहनों का किस प्रकार से सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों का किस प्रकार से विकास हो। और जहां तक आपने सवाल किया है कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने सदैव से ही समाज में भ्रम फैलाने की राजनीति की है। सदैव से उन्होंने समाज कैसे बटे, समाज में वैमनस्यता कैसे आए, समाज में दरार कैसे आए, ये काम सदैव से कांग्रेस का रहा है। और वर्तमान में भी उनका जो मैनिफेस्टो यही कहता है। असल में कांग्रेस को अभी आत्ममंथन और आत्मचिंतन की आवश्यकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आत्मचिंतन भी करे कौन, क्योंकि वहां जो अनुभवी नेता हैं, वहां के जो प्रतिबद्धता वाले नेता हैं, वहां की गुटबाजी ने उनको साइड में कर दिया है। ताजा उदाहरण अरुण यादव जी का हमारे सामने है। किस प्रकार से अरुण यादव जी जो महीनों से वहां तैयारी कर रहे थे, आज उनकी स्थिति क्या है। आज उनको नमस्ते करके और यहाँ से कांग्रेस से अपना टिकट छोड़कर जाना पड़ा है। तो सदैव कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ अन्याय किया है, जनजाति भाइयों बहनों के साथ अन्याय। तो आपने सुन लिया कांग्रेस पार्टी की तरफ से पीसी शर्मा को भी, और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी आपने सुनी कांग्रेस पार्टी के इस वचन पत्र को लेकर, जिसको लाने की बात पार्टी कर रही है। हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह राजवा जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं। सिद्धार्थ सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज में। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अनवर पटेल भी जुड़ेंगे, जिनसे आप बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत सिद्धार्थ सिंह जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। सिद्धार्थ जी, कौन कौन से ऐसे वादे हैं वचन पत्र में आप लोग लेकर आने वाले हैं? कहा जा रहा है कि स्थानीय मुद्दे होंगे जिनको आप पूरा करने के लिए अपने वचन पत्र में शामिल करेंगे, लेकिन कौन कौन से मुद्दे हैं आज बताइए सर, और क्या इस वचन पत्र में होगा? पराग जी, मैं पहले तो आपको बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने जिस विषय पे आज एक डिबेट रखी है, बहुत अच्छी डिबेट है। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूं।
और रही बात, अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता रहे होंगे या जो भी हैं, जिनका एक वक्तव्य आ रहा था कि कांग्रेस है ना भ्रम फैलाती है, एक भ्रमित पार्टी है जिनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, जिनका कोई उद्देश्य नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम बता दूं कि आज ये माननीय कमलनाथ जी जिस समय मुख्यमंत्री बने थे 2018 में, और उन्होंने 365 दिन में 365 घोषणाएं पूरी की थी अपनी मैनिफेस्टो की, और हमारे पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी ने तुरंत आके मंच से उसी समय पे तत्काल किसानों का ऋण माफ किया था। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि तुरंत 27 लाख लोगों का ऋण माफ किया गया था। उसके बाद तुरंत भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या करते हुए पुनः काबिज होकर, और उसके बाद काबिज होने के बाद भी बड़ा हास्यप्रद ये सवाल है, भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना पड़ेगा और जनता को भी सोचना पड़ेगा कि अभी हमारे माननीय जो भी थे, मैं उनका नाम नहीं सुन पाया पराग जी, पर वो जो बोल रहे थे, तो मैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि शुद्ध का युद्ध माफिया के खिलाफ जो सबसे बड़ी मुहिम माननीय कमलनाथ जी ने चलाई थी, आज उसी पे चलते हुए शिवराज सिंह जी आज उन्हीं लकीरों पे चलते हुए आज उन्हीं का पीछा करते हुए पुनः सत्ता में काबिज हुए हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि माननीय कमलनाथ जी ने जो मैनिफेस्टो में जो 365 दिन में 365 घोषणाएं पूरी की थी, आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हीं को क्यों दोहरा रहे हैं, अगर उन मैनिफेस्टो में जरा सा भी दम नहीं है तो। और आपने जो सवाल पूछा, उसका सवाल मैं देता हूँ कि जिधर जिधर उपचुनाव हो रहे हैं, उस उपचुनावों में जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, तो वहाँ के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, उन जिलाध्यक्षों की मीटिंग बुलाई गई। हमारे सुधांशु जी आए थे जो प्रभारी है मध्य प्रदेश के, उन्होंने बैठ के जिलाध्यक्ष और वहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनसे वहाँ की समस्याएं सुनी। समस्याएं सुनने के बाद जो आपने देखा होगा कि विगत 1-1.5 वर्ष के अंदर जो हम लोगों ने सामना किया है, आज पेट्रोल 113 रुपए हो गया है, डीजल 100 रुपए है, खाद्यान्न तेल 200 रुपए पार कर रहा है, दालें 200 रुपए जा रही है। तो गरीबी का सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है। और आपने देखा कोरोना काल के अंदर किस तरह से तिल करके आदमी मरा है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिली, ब्लैक फंगस का 45 लाख का इंजेक्शन जो एक गरीब आदमी नहीं लगवा सकता। तो हम उन सारे मुद्दों को लेते हुए हम मैदान में उतरेंगे और जीत तोड़ से उतरेंगे। कांग्रेस इस बार बंपर विजय के साथ उपचुनाव जीत। ठीक है सिद्धार्थ सिंह जी, आपने कई सारे मुद्दों का भी जिक्र किया, आपने अपनी बात को रखा। अभी बीजेपी के नेता जो बयान अपना दे रहे थे उस पर भी आपने कटाक्ष किया। उससे पहले हमने पीसी शर्मा जी को भी सुनाया, आपने उनको भी सुना होगा। जिन मुद्दों का जिक्र आपने किया, पीसी शर्मा जी को हम सुन रहे थे, उनमें से कुछ मुद्दे वो भी उठा रहे थे। पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, सरसों का तेल महंगा हो रहा है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, राशन पानी महंगा हो रहा है, घरेलू गैस का सिलेंडर महंगा हो रहा है। तो क्या सर ये स्थानीय मुद्दे हैं? आप अगर इन चारों सीटों को जीत जाएंगे तो क्या इनके भाव को आप कम कर पाएंगे? ये तो स्थानीय मुद्दे नहीं है ना। स्थानीय मुद्दे क्या हैं आपके? ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। पेट्रोल डीजल अगर बढ़ रहा है तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है, पूरे मध्य प्रदेश का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। सरसों का तेल अगर महंगा हो रहा है तो हर जगह लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। अगर रसोई गैस महंगा हो रहा है तो इससे हर जगह लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये सिर्फ बेलगाम, जोबट, पृथ्वीपुर या फिर एक लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं है। पराग जी, अगर हिंदुस्तान की जो समस्या है, अगर राष्ट्र की जो समस्या है, वो लेके प्रदेश की भी समस्या है। आज जनता के अंदर आज वो 5 किलो आटा नहीं खरीद सकता। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना मखौल उड़ाया गरीब जनता का, कि आप उनको अपना एक लिफाफा दे रहे हैं 10-10 किलो का, उसमें अगर तुलवा रहे हैं तो 7 किलो आटा निकल रहा है। ये गरीबी का और गरीब का एक मखौल उड़ाया गया। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो राष्ट्रीय लेवल के या हमारे जो नेता हैं, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने जो डिसाइड किया है वो ये किया है कि स्थानीय मुद्दे प्लस राष्ट्रीय मुद्दे दोनों को मिला के स्थानीय मुद्दे हैं। सर चलिए, मैंने मान लिया आप राष्ट्रीय मुद्दे उठा रहे हैं, हालांकि ये तो वही मुद्दे हैं जो आपके राष्ट्रीय नेता उठाते रहे हैं और सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, अलग अलग स्टेट्स में जब वो जाते हैं तो इन मुद्दों को उठाते हैं। लेकिन 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के लिए आपके क्या मुद्दे हैं? आप उनको कब जारी करेंगे? पराग जी, आपने देखा होगा जब अभी हमारा एक महिला को पेड़ के ऊपर लटका के और उसको झुला के 40 आदमियों ने मारा, आदिवासी महिला को। और ये कहीं और की बात नहीं है, झाबुआ की बात है, जिधर से अलीराजपुर से जो उपचुनाव होना है। दूसरे दलितों के ऊपर अत्याचार, आप देखिए नेमावार के अंदर 4 महिलाओं को 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, 1 माह तक उनकी कोई सुध नहीं ली जाती है। उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता
जो अपने बैनर पोस्टर पर फोटो छपवा रहे हैं उनका नाम आता है, पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो हमारा जो स्थानीय मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि दलित, आदिवासी और ओबीसी इनके ऊपर कोई भी अत्याचार होगा उसको सहन नहीं किया जाएगा। वो मैनिफेस्टो में हमारा मुख्य रूप से मैनिफेस्टो में ये हमारा मुद्दा है। ठीक है, लेकिन सिद्धार्थ सिंह जी, आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप ये चारों सीट जीत भी जाते हैं तब भी क्या आप इन मुद्दों को पूरा कर पाएंगे? सरकार तो आपकी नहीं है। अगर आपने इन चारों सीटों को जीत लिया, स्थानीय स्तर पर आपके नेता बन गए, विधायक बन गए और सांसद बन गए खंडवा में, तो कैसे इन मुद्दों को आप पूरा करेंगे? कैसे अपने वचनों को आप निभाएंगे? जनता को आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि आरोप तो आपके ऊपर, आपकी ओर से सरकार के ऊपर ये लगाए जाते हैं कि साहब सरकार देखिए कोई विकास का काम नहीं कर रही है। अगर विकास के काम नहीं हो रहे हैं तो आपके इलाके में आपका एक अकेला विधायक क्या कर लेगा? अवश्य रूप से हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से 28 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं जो निष्क्रिय हैं, क्योंकि ये जो दो बड़े नेता हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, किसी भी 28 सांसदों की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि उनके सामने मुंह खोल के अपने क्षेत्र के लिए पैकेज मांग ले या अपनी जनता की आवाज उठा सके। पर हम आपको बड़े इत्मीनान से और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहते हैं कि हमारा जो भी नुमाइंदा फील्ड में उतरेगा, जो भी जीत कर आएगा, वो अपने भले ही उसके पास जो तन है और मन है, वो तन मन से सेवा करेगा, भले धन नहीं है। अगर क्षेत्र में धन अगर हमें केंद्र नहीं देगी और प्रदेश नहीं देगी, फिर भी हम जनता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। और आगामी 23 के चुनाव में यही है कि जो आप बोल रहे हैं, तिल तिल से ताड़ बनता है, एक एक तिल तिल जोड़ जोड़ के हम, और आप देखिए हम पुनः सरकार बनाएंगे 23 में, यही हमारे चुने हुए जो विधायक हैं, यही हमारी शक्ति बन के उभरेंगे। लेकिन सिद्धार्थ सिंह जी, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आप ये मान रहे हैं कि चलिए मैंने मान लिया सरकार काम नहीं कर रही है, आप लोग कह रहे हैं सरकार काम नहीं कर रही है, आप लोगों की बात को मान लिया, लेकिन कैसे इन मुद्दों को पूरा किया जाएगा? और अगर आप मुद्दों को पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या ये माना जाए कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये जुमला पत्र है? देखिए, जो मुद्दे हैं, मुद्दे में हमारा जो प्रतिनिधि जो जीत कर जाएगा, इन मुद्दों पे लड़ाई लड़ेगा, इन मुद्दों के लिए आंदोलन करेगा। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो हम रोडों पे आएंगे। अगर किसी भी दलित, आदिवासी या किसी भी ओबीसी महिला या उनके पुरुष के संग अत्याचार होगा तो हमारा प्रतिनिधि जो जीत के जाएगा वो आएगा। उसके साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हम पूरे कार्यकर्ता उतर के उस क्षेत्र में जाके और ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आपने अच्छी बात कही है और उम्मीद भी हम ऐसे ही करते हैं कि एक विपक्ष होने के नाते मजबूत भूमिका जब तक नहीं होगी तब तक आप स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को नहीं उठा पाएंगे, लोगों की समस्याओं को आप दूर नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ा प्रश्न आपके इस जवाब से खड़ा हो रहा है सर, उसको मैं लेना चाहूंगा। संगठन की मजबूती, आप तीनों विधानसभा, सिर्फ मैं तीनों विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां पर उपचुनाव होने, और एक खंडवा लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं जहां पर उपचुनाव हो रहा है। कैसा संगठन आपका है, कितनी मजबूती है, मजबूती के लिए आप लोग काम क्या कर रहे हैं? प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी अभी कश्मकश हम देख रहे हैं, लेकिन संगठन की मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। आपने मुझसे पूछा? सिद्धार्थ जी आप ही से मैंने पूछा है। संगठन की मजबूती को लेकर मेरा सवाल है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि साहब आप सड़कों पर उतरेंगे, आप ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की, लेकिन अपने स्थानीय मुद्दों को आप पूरा करवाएंगे। संगठन कितना आपका मजबूत है? पराग जी देखिए, लोकतंत्र के अंदर जब तक आपका विपक्ष मजबूत नहीं होगा, बिल्कुल मैंने भी इस बात को कहा, विपक्ष की मजबूती बहुत ज्यादा जरूरी है अगर स्थानीय स्तर पर काम करना है तो। अवश्य मैं आपको बता दूं कि आज की डेट में विपक्ष के रूप में हम जिस तरह से खड़े हुए हैं, तत्पर प्रहरी बनकर, आपको बता दूं निडर होकर, आप देखिए कितना भारतीय जनता पार्टी द्वारा कितना अत्याचार हो रहा है, कितनी एफआईआर हो रही है हमारे कार्यकर्ताओं पर। हमारे कार्यकर्ता तनिक भी डिग नहीं रहे हैं। आप देखिए रोडों पे निकल के आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और ये आंदोलन 23 तक जारी रहेगा जब तक हम सत्ता पे काबिज नहीं होके, और 18 साल की नाकामी जनता को नहीं बता देंगे और भारतीय जनता पार्टी को धूल नहीं चटा देंगे। और आप जो बात कर रहे हैं कि हमारे संगठन की, तो मैं आपको बता दूं कि माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, माननीय दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जो दो टीम काम कर रही हैं, मिलके एकजुट होके, और हमारे मुकुल वासनिक जी जो राष्ट्रीय हमारे जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में जो टीम बनी है, इतनी अच्छी टीम बनी है जैसे टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत के लेकर आई थी, उसी प्रकार एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को 23 में उखाड़ के 15-20 साल के लिए बाहर। राज्य कोई क्राइसिस तो नहीं है, क्योंकि देखिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि अरुण यादव जी को दिग्विजय सिंह ने बधाई दी और उन्होंने दावेदारी वापस ले ली अपनी।
देखिए मैं पराग जी, मैं इसमें कटाक्ष इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पेट बहुत जल्दी दर्द होने लगता है। कभी वो ये नहीं देखते हैं कि अनु मिश्रा जी सिंधिया जी के संग मिलकर क्या कर रहे हैं, सिंधिया जी को क्या क्या लीक पोल दे रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में अनु मिश्रा जी की जो ऑडियो वायरल हुई थी, कभी उस पर चर्चा कर ली है कि उन्होंने बोला था कि इतने चुनाव हरवाने, क्या कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर में 3-3 नेताओं को बंद कमरे में मीटिंग करते हैं। अब इस बारे में क्यों नहीं बीजेपी बात करती है? अरे भाई पहले अपना घर तो संभाल लें, फिर दिग्विजय सिंह जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, अरुण यादव जी की बात कर लें। अरुण यादव जी ने तो ट्वीट करके बोल दिया, जो हाईकमान जो पार्टी बोलेगी मैं उसको निर्वाह करूंगा। मेरे पारिवारिक कलह की वजह, मेरे पारिवारिक समस्याओं की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अरे भाई कोई आदमी की कोई मजबूरी है, उसको आप तिल का ताल क्यों बना रहे हैं? इसको राजनीतिक रंग क्यों दे रहे हैं? अगर राजनीतिक रंग दे रहे हैं तो शिवराज सिंह जी से भी अलग बैठ के बात कर लें। क्या कारण है कि उनको दिल्ली बार बार तलब किया जा रहा है? क्या कारण है मुख्यमंत्री की कवाई बदलने की कवाई चल रही है? क्या कारण है कि नरेंद्र सिंह तोमर एकदम सक्रिय हो गए मध्य प्रदेश की राजनीति में केंद्र को छोड़ के? ऐसे कई जानकारी कहां से मिल रही है सर आपको? सिद्धार्थ जी, कोई इनपुट है क्या आपके पास ऐसा? अवश्य इनपुट है। अच्छा। आज की डेट में माननीय खुलासा करिए सर, हमको भी जानकारी मिल जाएगी, ब्रेकिंग न्यूज हम भी फ्लैश कर देंगे। पराग जी, नाउ कितने बार बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा जी। आप देखिए, ये तो पूरे मीडिया में पूरी खबर है। मैं बड़ा अचंभित हूं कि आपके पास ये खबर नहीं है। चलिए ठीक है, आपने सिंधिया जी का जिक्र किया, इसलिए मुझे एक सवाल याद आया। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया गए अपने साथी विधायकों को लेकर 28 सीटों पर उपचुनाव उसके बाद हुए, आपने तब भी एक वचन पत्र जारी किया था, अवश्य किया था। कितना काम हुआ सर उस पर? आप देखिए, हमारे माननीय विधायक कर पाए या फिर नहीं कर पाए आप उस वचन पत्र पर? आप देखिए ना, माननीय विधायक हमारे प्रवीण पाठक जी, जिन्होंने खुद हॉस्पिटल में जाके एक एक मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, सतीश सिकरवार जी, हमारे सुरेश कुशवाहा जी, सुरेश राजे जी, सारे विधायक मैं आपको बता दूं हमारे चंबल क्षेत्र के वही वचन पत्र के ऊपर काम करते रहे। आज भी आप देखिएगा, उनके क्षेत्र में आप जाइएगा, आप एक विजिट करिए ग्वालियर चंबल क्षेत्र की, कि भारतीय जनता पार्टी के कितने विधायक काम कर रहे हैं और कांग्रेस के कितने विधायक ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। आप देखिए डबरा देखिए, जो इमरती देवी का क्षेत्र था, इमरती देवी आज भी उगाई में लगी हुई है, आज भी ट्रांसफरों में लगी हुई है। उनके कई वीडियो वायरल होते हैं, कई खबरें आती हैं, आपने भी सुनी होंगी। पर हमारे जो वहाँ पे सुरेश राजे, आज वो क्षेत्र में जनता ने तो हरा दिया ना उनको, तो अब आपके जो प्रत्याशी जीते हैं उनको अब काम करना चाहिए। अगर वहां पर उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है तो कार्रवाई करवाएं फिर। पराग जी, आप ग्राउंड लेवल पे आप रिपोर्ट ले सकते हैं, कांग्रेस के खुले रूप में ले सकते हैं। मैं आपको वचन दे रहा हूँ, अगर उस पे हम अगर पूरी तरह से खड़े नहीं उतरे तो आप जो बोलेंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक है, देखिए स्थानीय मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। मैं इस बात का फेवर पूरी तरह से करता हूं, हमेशा करता रहूंगा। जब तक मैं आप लोगों से चर्चा करता हूं, स्थानीय मुद्दों पर जोर देने की पूरी कोशिश करता हूं। लेकिन सवाल मेरा इसलिए आपसे एक बार फिर से ये है कि स्थानीय मुद्दों को लेकर अगर आप चल रहे हैं तो उन मुद्दों को आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि जनता स्थानीय मुद्दों को लेकर ही उपचुनाव में वोट करेगी। एक सीट का सवाल है, लेकिन उन मुद्दों पर काम आप लोग कैसे कर पाएंगे? सरकार बीजेपी की है, आप लोग आरोप बीजेपी के ऊपर काम ना करने का लगाते हैं। एक अकेला विधायक, एक अकेला सांसद आपका क्या कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या जवाब आप जनता को देंगे आने वाले 2023 के चुनाव में? देखिए, अवश्य पराग जी, जब कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी जनता देती है और जनता अपने चुने हुए नुमाइंदे को जब भेजती है चुन के विधानसभा के अंदर, तो उसका दायित्व होता है कि वो अपनी जनता के प्रति उसकी जो श्रद्धा है और जनता के प्रति जो आदर है वो सदैव वैसा ही रखे और जनता के बीच में जाए, जनता की आवाज सुने, जनता की आवाज को ले जाके ऊपर तक उठाए। ये उसका दायित्व है और मैं आपको वचन देता हूँ कि हमारे जो उपचुनाव में जितने भी जीत के आएंगे वो अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी से सनवर पटेल भी जुड़ गए हैं। सनवर जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज में। नमस्कार पराग जी। नमस्कार सनवर जी, समय कम है, बहुत जल्दी से कमेंट में आपका चाहूंगा सर। वचन पत्र कांग्रेस पार्टी जारी करने जा रही है, क्या रणनीति इसके अगेंस्ट आप लोगों की है? देखिए पराग जी, बहुत ही विद्वान मित्र हमारे सिद्धार्थ जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, जुड़ नहीं पाया था जी, लेकिन उन्होंने कहा 365 दिनों में 365 वादे पूरे किए गए। 2 लाख रुपए के किसान कर्ज का क्या हुआ? एक भी व्यक्ति को 2 लाख रुपए का किसान कर्ज माफी नहीं हुई। 4000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता एक भी व्यक्ति को नहीं दिया गया।
5 रुपए पेट्रोल हम कम करेंगे। मध्य प्रदेश में सरकार बन गई, एक दिन भी ऐसा हमने नहीं देखा 15 माह में। 51,000 रुपए कन्यादान योजना के तहत देंगे, कोई कन्यादान योजना के तहत पैसे नहीं दिए गए। 1 लाख युवाओं को सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराएंगे, ऐसा कहा था, नहीं कराया गया। 17 से 45 वर्ष की हमारी महिलाओं को, बहनों को स्मार्टफोन निःशुल्क देने की बात कही थी, नहीं किए। यही वचन पत्र था इनका 2018 में, जो कितना पूरा किया गया। अभी इन्होंने कहा था कि पेट्रोल की कीमत हमारे यहाँ शतक पार कर गई है। मैं हमारे किसान मित्र से पूछना चाहता हूँ कि पंजाब में पेट्रोल क्या 70 रुपए लीटर है, राजस्थान क्या 60 रुपए लीटर है? ठीक है, एक और सवाल मेरा बहुत जल्दी से सर, बीजेपी ने अब तक अपना कोई प्लान तैयार नहीं किया है क्या? वचन पत्र जैसा कांग्रेस पार्टी ला रही है, आप लोग भी कुछ ला रहे हैं अपने वादों का पिटारा? भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, गांव गरीब और किसान का विकास, जो पिछड़ गए का उत्थान, आदिवासी जनजाति भाई बहनों के जीवन स्तर में सुधार, उनको अधिकार दिए जाने का काम, पैसा के तहत अधिकार दिए जा रहे हैं। आपके सामने आपने देखा होगा कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया करके एक लाया गया है, जो एक्ट लाया गया है, उसके राशन के तहत राशन आपके द्वार। ठीक है सनवर जी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि समय की कमी मेरे पास है। सिद्धार्थ जी का एक फाइनल कमेंट में इस पर लूंगा। सिद्धार्थ जी बहुत जल्दी से 10 सेकंड करेंगे, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है कि झूठ से हमारा नाता है, किसानों की हत्याएं कराना हमारा वादा है। आप देखिए किस प्रकार से किसानों को कुचला जा रहा है। ठीक है, और जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। समय का अभाव है, आज समय का अभाव है, और सनवर जी क्योंकि देरी से जुड़े इसलिए ज्यादा उनसे मेरे सवाल नहीं हो पाए, लेकिन बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। सनवर जी आपका भी, सिद्धार्थ जी आपका भी। हम उम्मीद ये करते हैं कि स्थानीय मुद्दों का जो जिक्र हो रहा है उन पर चुनाव हो, और अगर स्थानीय मुद्दे उठाए जा रहे हैं तो उन पर काम भी हो। फिलहाल दीजिए इजाजत, आप बने रहिए।